क्या आप कह पा रहे हैं उस हिम्मत के साथ कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दीजिए? राहुल गांधी वो एक ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता इंडिया गठबंधन में एक वही है। मायावती के बिना आप अगर इंडिया गठबंधन बनाते हुए या आगे उसको बढ़ते भी हैं तो उत्तर प्रदेश में सफल होना नामुमकिन है। आप मैकेनिज्म के सहारे, आप सिस्टम्स के सहारे, आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के सहारे बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। कि बहुत आसान नहीं होगा एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, लेकिन टारगेट पे तो है वो। और बहुजन समाज उम्मीद लगाए बैठा है मायावती से कि ये कब सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है तो एक आशा मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर दलित समाज देखता है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 2024 की चुनावी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और विपक्ष जो अपना इंडिया गठबंधन मोदी के सामने लेकर के आ रहा है, उसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में कई दावे हैं कि अभी एकता नहीं है, सीटों को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है, ये अवसर का गठबंधन है और ये लोग कब तक साथ रहेंगे, क्या चुनाव की तारीख तक गठबंधन बना रहेगा या बीच में टूट जाएगा। कई चेहरे भी सामने हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को। वहीं ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। तो अरविंद केजरीवाल भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी से अकेले दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कई प्रधानमंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। अब देखना यह है कि वो कौन सा चेहरा होगा जो इस पूरे चुनावी गलियारे को चौंकाएगा। आज न्यूज़ रूम चर्चा में सवाल यही है कि निवेदिता, आपसे शुरू करेंगे। अगर मोटे तौर पर देखें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर बैठे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं। एक शहर में रहकर लड़ाई करने में थोड़ी आसानी होगी। तो अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल को पूरा विपक्ष सहमति के साथ ले जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाता है, तो क्या मोदी के खिलाफ कोई वोट का प्रतिशत बढ़ना या भाजपा को थोड़ी सी बेचैनी, असहजता महसूस होगी, या जैसा क्लीन स्वीप जा रहा है वैसा ही रहेगा? जी देखिए, जिस बेचैनी और असहजता की आप बात कर रहे हैं, वही कारण है कि इस समय अरविंद केजरीवाल टारगेट हो रहे हैं। एक शहर में रह करके लड़ाई आसान नहीं होती। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं उनकी आधी सरकार तो इस समय जेल में है। खुद केजरीवाल को बार बार नोटिसेज आ रहे हैं, केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो उनकी ईमानदारी की राजनीति थी और एक जनता के बीच में था कि अन्ना आंदोलन से निकले हैं, इनके NGOs थे, ये ईमानदारी का चेहरा है। खुद अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि मैं ईमानदारी का चेहरा हूँ, मेरी पार्टी ईमानदारी के लिए ही काम कर रही है। उस पूरे के पूरे चेहरे को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से प्रयास किए गए और उसके नतीजे अब दिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सफाई भी देते हैं, बताते हैं कि नहीं घोटाला हुआ है। बार बार उनकी सरकार के लोगों को बोलना पड़ रहा है, बार बार उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आशंका ही केवल अब नहीं रह गई है। जिस तरह से आशंका मनीष सिसोदिया के लिए बनी थी, वही आशंका संजय सिंह के लिए बनी है। दोनों जेल में गए और अब जाकर के केजरीवाल के लिए हो रही है। हालांकि बहुत आसान नहीं होगा एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल देना, लेकिन टारगेट पे तो है वो। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एक बहुत मजबूत चेहरे हैं और यही कारण है कि वो इस समय टारगेट पे हैं। और जिस तरह से दिल्ली की जो सरकार है, एक एक करके उनके मंत्री अंदर जा रहे हैं और एक एक करके ये लोग घिरते जा रहे हैं, उससे उनकी जगह इंडिया गठबंधन में कमज़ोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो ये है कि बहुत मजबूत चेहरे हैं, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि नीतीश कुमार हैं, आप यूपी में देखिए तो अखिलेश यादव हैं, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अभी क्या है कि ये लोग अपने अपने इलाकों में मौजूद है, मजबूत है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पकड़ वैसी हो जैसी कि नरेंद्र मोदी की एक राष्ट्रीय स्तर पे है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार 2 चुनाव से प्रधानमंत्री बनते हुए आए हैं। अब एक ऑप्शन जो बनाना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, राहुल गांधी वो एक ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता इंडिया गठबंधन में एक वही हैं और उनकी लोकप्रियता बाकी नेताओं से पूरा, क्योंकि दक्षिण और उत्तर भारत में दोनों की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल दक्षिण भारत में पॉपुलर नहीं है, नीतीश कुमार दक्षिण भारत में पॉपुलर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा है कि वो दक्षिण में भी पॉपुलर है और उत्तर में भी उनकी पकड़ जो है वो ठीक ठाक है। हालांकि चुनावों ने जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के थे उन्होंने कुछ कमजोर किया है इस इमेज को, लेकिन अभी नेशनल स्तर के नेता इंडिया गठबंधन से तो राहुल गांधी ही नजर आते हैं। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो जाती है? गड़बड़ी ये हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन की शक्ति है वो इंडिया के पास नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन में बात हुई थी कि सब साथ में चलेंगे, लेकिन वहीं कमलनाथ अखिलेश फखलेश कह के निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथ, खुद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अभी भी चलता रहता है। ये लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सबके अपने ईगो हैं, सब अपने अपने इलाके
इलाके के महारथी हैं। ऐसे में इनको एक करना, ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि एक संगठन, एक आप कह सकते गठबंधन बनाने की बात हो रही है। इससे पहले भी हुए थे चुनाव में कि हम गठबंधन बनाएंगे भाजपा के खिलाफ खड़े होने के लिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुद्दा वही फंस गया कि मेन नेता कौन होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी या अमित शाह कोई फैसला लेते हैं तो वो नीचे के स्तर तक जो है लोग फॉलो करते हैं। इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम गोदी मीडिया के एंकरों को बायकॉट करेंगे। कुछ ही दिनों बाद आपको कमलनाथ गोदी मीडिया के एंकरों के साथ जो है हेलीकॉप्टर में बैठ करके बाइट देते हुए नजर आए थे, इंटरव्यू करते हुए नजर आए थे। यानी अपने ही नेता, अपने ही जो सुप्रीम नेता हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो ये जो संगठन की कमियां हैं, इसकी वजह से जो अलग अलग इलाकों के महारथी हैं वो एक नहीं हो पा रहे हैं। और अगर इन्हें मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से, तो उन्हें एक होना होगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा इनके लिए काफ़ी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि कॉमन नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है। आम आदमी पार्टी के लोग जो बात कह रहे हैं, इसके बाद मैं अन्य लोगों पे पहुंचूंगा, कि एकमात्र पार्टी है जिसके पास 2 जगह मुख्यमंत्री हैं और दोनों जगह बिना किसी समर्थन के सरकार है, पूर्ण बहुमत में। बाकी किसी पार्टी के पास ये मजबूती नहीं दिख रही है जिसको लेकर के केजरीवाल अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या केवल पूर्ण बहुमत में सरकार होना और 2 स्टेट में सीएम होना, उसी सेम टाइम पर कांग्रेस का 2 राज्य गंवा देना, कांग्रेस की दावेदारी को कमजोर करेगा? जी देखिए, कांग्रेस की दावेदारी तो पहले से कमज़ोर हुई ही है। जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ खो दिया, जिस तरह से आपने राजस्थान खो दिया, और राजस्थान खोने के बाद से वहाँ के कार्यकर्ता जिस तरह से अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाने लगे कि ढंग से काम नहीं हुआ, अपने अपने चाटुकारों को रखा गया। यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ कि युवाओं को पीछे किया गया। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे वो कहने लगे कि लोगों ने युवा नेताओं को नहीं आगे आने दिया। उन्हें पता था कि हम हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार किया, लेकिन युवा नेताओं को आगे आना स्वीकार नहीं किया। यही हाल राजस्थान में भी रहा था। तो यही कारण है कि कांग्रेस की दावेदारी तो कमज़ोर है, क्योंकि एक इमेज बन गई है कि युवा नेताओं को सामने नहीं आने देते हैं। ये बहुत सेल्फिश हो गए हैं जो इनके वृद्ध नेता हैं। और जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल 2 स्टेट में आपकी सरकार है, लेकिन 2 स्टेट में सरकार से आप देश नहीं जीतते हैं, आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी ताकतवर है, इतने सारे स्टेट्स में है, वो दक्षिण में क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है। एक राज्य था, इन्होंने खो दिया, तो केवल 2 स्टेट पे, और उसमें भी दिल्ली जैसे राज्य जहाँ पे केवल 8 सीटें हैं, वहाँ से आप राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं बनते हैं। आप बहुत मजबूत नेता है दिल्ली के, और आप बहुत मजबूत नेता है पंजाब के, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में वो प्रभाव नहीं है, आपका बिहार में नहीं है, आपका साउथ में वो नहीं है। तो आपको एक राष्ट्रीय स्तर का नेता आगे करना होगा। लेकिन यही बात है कि सब लोग अपने अपने आप को ही मजबूत नेता समझ रहे हैं। आप होंगे अपने इलाके में मजबूत, लेकिन आप राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन यही बात है कि ये जो ईगो है, ये ईगो का क्लैश होगा ही होगा, और इसी को अगर ये लोग साइड कर लेते हैं, शांत करा लेते हैं, तभी एक नेता उभर पाएगा। वरना फिर यही होगा कि वोट बढ़ गए। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई की वजह से अलग अलग कई नेता इधर से उधर हो जा रहे हैं, जिसका आरोप खुद अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे थे एक दिन पहले कि ईडी और सीबीआई की वजह से जो नेता टूट के भाजपा मिल जाते हैं उनके ऊपर जांच नहीं होती है। तो हो सकता है चुनावों से पहले बहुत सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसे, हो सकता है बहुत सारे लोग टूट करके मिल भी जाएं। तो ऐसे में इन लोगों को ढंग से प्लान करना होगा कि हमें अपने संगठन की बातों को फॉलो करना है, ऊपर से लेकर के नीचे लेवल तक, कि अध्यक्ष से लेकर के गाँव का भी कार्यकर्ता उस बात को समझे, उस बात को माने। लेकिन यही बात है कि इस चीज़ की कमी हो जाती है कांग्रेस के साथ, और इस समय जो विपक्ष है कि ये सब के सब खुद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक सेल्फिश है, एक ये बर्ताव है कि नहीं हम ही नेता बनेंगे। अब देखना ये कि कांग्रेस कैसे इससे डील करती है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की अभी कांग्रेस ही है। तो यही मेन मुद्दा फंस रहा है। ये क्लियर हो जाए तो फिर चुनाव तो क्लियर हो ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे संदीप। 2 सवाल बनते हैं बड़े जी। मायावती को विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक विश्वसनीयता की कमी है कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दे पाएंगी। पिछले 5-10 साल में देखें तो भाजपा के खिलाफ इक्का दुक्का बार ही मायावती के स्टेटमेंट आए होंगे, और वो भी पार्टी पर हमला करने जैसे नहीं थे, एक सामान्य बयान थे। अखिलेश के साथ गठबंधन में रहीं, अभी अखिलेश यादव की विश्वसनीयता भी उनके पास नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस को अगर छोड़ दें, बीएसपी और सपा, इन दोनों में से किस पर कांग्रेस भरोसा कर पाएगी? क्योंकि अखिलेश 19 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, कांग्रेस 40 सीटें मांग रही है, मायावती 40 से कम में स्वयं राजी नहीं होंगी। तो क्या 80 सीटों को 100 करने की कोई और टेक्निक है? देखिए 80 सीटों को 100 करने की टेक्निक की बात, ये तो बहुत
मतलब आंकड़ा ही गलत है जिस तरीके से। लेकिन जो कि मायावती के बिना आप अगर इंडिया गठबंधन बनाते में या आगे उसको बढ़ते भी हैं तो उत्तर प्रदेश में सफल होना नामुमकिन है। आप देखिए जब अखिलेश और मायावती मिलकर चुनाव लड़े, कांग्रेस ने हर सीट पर 10,000 20,000 10,000 20,000 वोट काटा। कितनी सीटें आई? 10 सांसद मायावती के आए और कुछ सांसद समाजवादी पार्टी के आए। तो कितने वोट काटे कांग्रेस पार्टी ने? 10,000 20,000। जब अखिलेश और कांग्रेस मिलके लड़ेंगे लोकसभा के अंदर, जो मायावती का हर लोकसभा पे 50,000 60,000 1 लाख से ज़्यादा वोट काटेंगी। जब वो कांग्रेस ने 20,000 वोट काटे तब 10-20 सीटें आई हैं। और जब बसपा बहुजन समाज पार्टी, जो कहते हैं इतना बड़ा गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का, जो खुद का जाटव वोट बैंक है, जो हर सीट पे 1-1 लाख से ज़्यादा वोट लेके जाएगी, जो मायावती की पार्टी है, उस पर आप सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस जब 20,000 काटती है तो 20 सीटें आती हैं। जब मायावती 1 लाख वोट काटेंगी तो कितनी सीटें बचेंगी लोकसभा के अंदर? आप कहते हैं कि मायावती पर दबाव आया या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल पर ईडी जाती है, अरविंद केजरीवाल डरते नहीं हैं। राहुल गांधी पर ईडी जाती है, राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन जब मायावती पर इतने उनके भाई पर आरोप लगते हैं कि इस घोटाले में शामिल हैं, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली नोएडा के अंदर, तो कुछ हद तक जो उनके भाई का दबाव है वो मायावती के ऊपर है। वो डर उनके भाई ने बनाया हुआ है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो पकड़े जाएंगे। और पूरी तरीके से दबाव मायावती के ऊपर है कि ईडी से जेल जाने का डर ये उनके ऊपर है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज डटे हुए हैं, राहुल गांधी आज डटे हुए हैं, ईडी से खुल के मुकाबला कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, या बोल रहे हैं अगर मैं जाऊंगा भी तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आते हैं खुल के, मतलब ईडी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन मायावती आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाएंगी ना, तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मायावती के आगे बहुत छोटे नेता दिखेंगे। देश की सबसे बड़ी लीडर बहन कुमारी मायावती जी दिखाई देंगी आज की डेट में। लेकिन सवाल ये ना कि वो दिन कौन सा होगा। और दूसरा एक और सवाल कि बहुजन पॉलिटिक्स जो बिहार और यूपी में एक लंबे तर्ज पर काम करती है कास्ट इक्वेशंस को लेकर के, यूपी बिहार से बाहर निकले तो मायावती के पास ना वोट बैंक है और ना उस तरीके का बहुजन कैडर है जो यूपी और बिहार में, जैसे काशीराम खुद बना करके गए थे। तो मायावती को फ्रंट लाइन करना एक कमी जो मुझे लगती है कि एक बेहतर वक्ता की कमी रह जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी से 1-to-1 डिस्कशन फाइट करने के लिए एक बेहतर वक्ता चाहिए। मायावती बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आती भी हैं तो अपना बयान पढ़कर चली जाती हैं, डिबेट्स में नहीं जाती हैं। वो फाइट मिसिंग लगेगी। देखिए राज्यसभा में जब मायावती ने इस्तीफा दिया वो बहस भी सबने देखी। तमाम जो मायावती की भाषण है वो पहले जिस तरीके से भाषण देती थी तेज तर्रार, वो जब ये भाषण देने का और पूरी जो तकनीकी खामी एक तरीके से कहेंगे पार्टी के अंदर आई, वो मिशन मूवमेंट से भटकने के बाद हुई है। जब मान्यवर काशीराम साहब का निधन होता है उसके बाद से पार्टी के अंदर जो बंद कमरों में कैडर होते थे, जो एक तरीके से सवर्ण समाज को बंद कमरों में, मैं कहता हूँ गरियाया जाता था ये बंद कमरों में कि आप इन लोगों जो SC ST OBC है उनको एक होना है, 1585 की बात होती थी, वो बात पूरी तरीके से कैडर में ख़त्म है। मायावती की पार्टी में पूरी तरीके से वो बात ख़त्म है। रामलीला मैदान में रैली थी, रैली के अंदर मायावती खुलकर जो 1585 की बात करती हैं, बहुजन समाज की बात करती हैं। दिल्ली के अंदर 17 पार्षद जीत के आते हैं, 3 विधायक जीत के आते हैं दिल्ली के अंदर, मैं बता रहा हूँ। तो एक अपनी विचारधारा होती है, हर पार्टी की अपना एक कैडर, एक विचारधारा है कि हाँ हमें इस समाज का वोट तो ये हमारा एकजुट है, इस समाज का वोट हमारे लिए तो लामबंद है, वो हमें देगा ही देगा। तो उस सब विचारधारा से ही भटक जाओगे जब आप खुलकर कह दोगे नहीं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अत्याचार तो कांग्रेस ने किया। लगातार मायावती अपने ट्वीट के अंदर ये बार बार कह रही हैं कि नहीं कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी से और ज़्यादा अत्याचार करती थी दलित समाज के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे। और बहुजन समाज उम्मीद लगाए बैठा है मायावती से कि ये कब सड़कों पर उतरेंगी। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होती है तो एक आशा मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर दलित समाज देखता है। उत्तर प्रदेश नहीं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे का उम्मीदवार बनाने की बात है, आप साउथ एक तरीके, मतलब मेरा जो है अनुमान है कि साउथ एकजुट लामबंद उनके उम्मीदवार थे। और दूसरी तरीके यूपी और बिहार जो तमाम जो दलित समाज है वो एक तरीके से जब मायावती के जो उनकी ठंडी राजनीति पढ़ने से एक मल्लिकार्जुन खड़गे में होप देख सकता है दलित समाज कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा नेता हो सकता है आने वाले टाइम में। नीरज जी हमारे साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज जी थोड़ा इस तरफ आ जाएं। नीरज जी, यूपी और बिहार जिसको मिल गया उसे पूरा देश मिल गया, ऐसी एक आम धारणा है। पिछले 5 साल से कोटेशन बहुत वायरल हो रहा है और सबकी ज़ुबान पर है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और नीतीश कुमार अपना परचम इस मसले पर बुलंद कर रहे हैं, सबसे अनुभवी हैं,
लगातार लंबे समय तक सीएम रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार, अगर इन दो लोगों में किसी को एलिमिनेट करना हो तो आपको क्या लगता है किसे एलिमिनेट किया जाए? देखिए, आपने इतना बड़ा सवाल मुझसे पूछ लिया है जिसका आंसर खुद इंडिया गठबंधन के पास नहीं है कि किसको एलिमिनेट करें, किसको रखें। मैं 2-3 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा जो चर्चा के बीच में आई है और उसके बाद मैं इस सवाल पर आता हूँ। पहली बात तो ये कि हमको समझना होगा कि पॉलिटिकल कोलिशन जो होता है, इलेक्टोरल कोलिशन जो होता है, वो गारंटी नहीं होता सोशल कोलिशन का। कई बार हम लोग बड़ा मिसकन्फ्यूज़ होते हैं, हम लोग बड़े गलत तरीके से सोचते हैं कि ये लोग तो आपस में दिख नहीं रहे हैं साथ में। अब जैसे पश्चिम बंगाल को लेकर कई लोग कहते हैं कि वहाँ ममता बनर्जी और कांग्रेस का टसल है, और किसका टसल होगा? अगर वो लोग वहाँ पर इकट्ठा लड़ जाएंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा ऑपोजिशन का। उस वैक्यूम में किसको जगह मिलेगी? भाजपा को जगह मिलेगी। तो भाई कई बार आपको बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लेने होते हैं। जैसे आप केरला की बात करें, केरला में अगर वामपंथ मीन्स लेफ्ट की जो सरकार है और कांग्रेस, अगर ये इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ती है तो वैक्यूम में कौन आएगा? बीजेपी। तो क्या आप जानबूझकर स्पेस देना चाहेंगे? वो नहीं देना चाहिए, है ना। तो कई बार बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिए जाने चाहिए जो केवल आंकड़ों से डिसाइड नहीं हो सकते हैं। बहुत चीज़ें बियॉन्ड आंकड़े काम करते हैं। दूसरी बात, आप मैकेनिज्म के सहारे, आप सिस्टम्स के सहारे, आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के सहारे बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी को वोट देने वाला जो तबका है, जो फिक्स वोट है उनका, उसको आप बिल्कुल हिला भी नहीं सकते। ये बात आपको तय रखनी चाहिए। फिर आपको वोट मिलेगा किस बात पर? आपको वोट मिलेगा आइडियोलॉजी पर, आपको वोट मिलेगा मुद्दों पर। मुद्दों का मतलब क्या है? आपको वोट मिलेगा बेरोजगारी पर, आपको वोट मिलेगा शिक्षा के बारे में जब आप बात करते हैं, आपको वोट मिलेगा हॉस्पिटल्स के ऊपर, आपको वोट मिलेगा डेवलपमेंट की राजनीति के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि चुनाव कोई राहुल गांधी, कोई अखिलेश यादव, कोई मायावती, कोई नीतीश कुमार, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लड़ेंगे, कोई ममता बनर्जी नहीं लड़ेंगी। चुनाव वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनको लड़ना पड़ेगा, है ना। और एज एन वोटर तो आपका वही है। इसी तरीके का एक वोट बैंक बीजेपी के पास है। आप उसके बनस्पत अगर लोगों को खड़ा कर पाते हैं जो बेरोजगारी से दुखी हैं, जो कम्युनल पॉलिटिक्स से दुखी हैं, तो आप चुनाव में स्ट्रांगली जा सकते हैं और जीत सकते हैं चुनाव को। अब रही बात नीतीश और मल्लिकार्जुन खड़गे की, देखिए इंडिया अलायंस की जब बातचीत हो रही थी तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। शुरुआती मीटिंग नीतीश कुमार ने की। नीतीश कुमार की छवि जो है वो बड़ी साफ है। करप्शन का कोई दाग उनके ऊपर है नहीं। एक दाग उनके ऊपर है कि पलटी मारते हैं। तो पलटी मारते कहाँ थे? बीजेपी, और मतलब या तो बीजेपी के साथ आ जाते थे या फिर राजद के साथ चले जाते थे। अब अगर वो इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पर देखे जाएं या नेता के तौर पर देखे जाएं तो सीधा दुश्मन ही बीजेपी है। तो वो जो आपकी एक छवि खराब है, वो छवि यहाँ पर इररेलेवेंट हो जाती है। करप्शन का कोई चार्ज है नहीं, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। इस वक्त नौकरियां बिहार में जिस तरीके से दी जा रही हैं, तो आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि भाई देखो हम काम करके आ रहे हैं। नीतीश कुमार हिंदी भाषी बेल्ट में बहुत उपयोगी हो सकते हैं, बोलते भी अच्छा हैं और जातीय जनगणना पर लगातार मुखर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ये मैं कब कह रहा हूँ? जब दिखता है कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें इनके पास थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, और फिर ये सनातन वनातन वाली जो डिबेट है, द्रविडियन भूमि है, द्रविडियन लैंड है, वहाँ पर पेरियार की आइडियाज़ चलते हैं। तो आप साउथ इंडिया में बीजेपी घुसपैठ कर सके, इसके चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में जो की पोजीशंस हैं उस पर साउथ इंडिया से लोग आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उस जगह की नुमाइंदगी करते हैं। उस जगह की नुमाइंदगी करने वाले शख्स के साथ हिंदी भाषी बेल्ट्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि हिंदी भाषा पे उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं होती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पीचेस आप सुने, बहुत एग्रेसिव हैं और जो क्लैरिटी है थॉट की वो बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा जब ये जातीय जनगणना की बातचीत चल रही थी, डीके शिव कुमार ने इसके खिलाफ एक बयान दिया था, जो कांग्रेस से ही आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था कि सारे सवर्णों की सोच एक तरह की हो जाती है। तो वो बहुत क्लियर थॉट के साथ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता है चाहे नीतीश हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अभी एलिमिनेट करने का मामला तो किसी का है नहीं। साथ मिलकर ये लोग चुनाव को अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी एक को संयोजक बना दीजिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करने की जरूरत ही क्या है? चुनाव में तो वैसे भी लड़ा जा सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो उम्मीदवार डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग टॉप लीडरशिप में बन भी जाती है, समाज इसको स्वीकारेगा नहीं।
मतलब जो सपा का वोटर है वो कहेगा अरे अखिलेश भैया नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। सही बात। ममता बनर्जी चाह भी ले, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ही तो प्रपोज किया था मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, वो चाह भी ले लेकिन उनका वोटर कहेगा अरे दीदी नहीं बन रही हैं। यहाँ अरविंद केजरीवाल के वोटर भी यही सोचेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक व्यक्ति के नाम को उछाल कर या फिर एक फाइनलाइज करके लोगों को टूटने का मौका दीजिए, मत दीजिए। संयोजक हो सकता है कोई व्यक्ति, और प्रधानमंत्री संयोजक के अलावा भी कोई हो सकता है। तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके आइडियाज़ बड़े क्लियर होने चाहिए, थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए कि किन मुद्दों पे आपको लड़ना है। और ये जो एक परसेप्शन बिल्डिंग का खेल हो जाता है ना कि देखो पश्चिम बंगाल में इनके बीच डिवीज़न है या केरला में डिवीज़न है, कई डिवीज़न बहुत इंटेलिजेंट डिवीज़न होते हैं। और एक प्रचार की लाइन है ना, कुछ दाग अच्छे हैं, तो कुछ डिवीज़न शायद इलेक्टोरली फ़ायदा भी पहुंचाए, ये बात समझनी होगी। एक कास्ट इक्वेशन की स्टडी करें, जैसे पिछला 2019 हम देखें तो ओबीसी वोट बैंक जो था वो टूट करके मोदी के पास गया था। और आप देखें तो लगभग 70% ओबीसी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं। अभी नीतीश कुमार हैं, ओबीसी हैं, कुर्मी हैं, और हिंदुस्तान में 20% कुर्मी वोट बैंक है। इधर अखिलेश यादव हैं, वो भी ओबीसी हैं, 20% के आसपास यादव है। अगर ये समीकरण कहीं से एकजुट होता है, पूरे देश में जो ओबीसी है उनमें से ज़्यादा प्रतिशत कुर्मी और यादवों का है, अगर उसे ये मोबिलाइज कर लेते हैं तो क्या बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो अपनी कास्ट को भूल के एक बार हिंदुत्व के नाम पे जाता है, वो अपना कास्ट इक्वेशन, अपना आरक्षण, अपनी जातिगत समीकरण, अपनी जातिगत पहचान के लिए हिंदुत्व को छोड़ पाएगा? वो भी तब जब 22 में राम मंदिर बनने वाला है। ये जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी ऑफ पॉलिटिक्स है, जो वोटर को मेन टाइम पे कंफ्यूज करने का पैटर्न है, अच्छा बुरा उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें जीत मिल रही है तो अच्छा है। सवाल ये कि क्या इससे लड़ने की कोई तैयारी है? इससे लड़ने की तैयारी जातीय जनगणना की जो बातचीत है ना वो है, लेकिन वो मुझे मझधार में लटकी हुई दिखती है। विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको समझना होगा, जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, वो बीजेपी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो नाभिक में बसी हुई अमृत है। जब तक सांप्रदायिक राजनीति है तब तक भारतीय जनता पार्टी को आप हरा नहीं सकते हैं, और सांप्रदायिकता हमारे समाज का सच है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दिस, ये सांप्रदायिक राजनीति करते हुए सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा ज़बरदस्त काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसके कारण अलग अलग कास्ट तबकों से लोग उनके पास आए हैं। अब आप जब असलियत में जाएंगे, धरातल पर जाएंगे, तो काम क्या हुआ है इन तबकों के लिए? वो काम कुछ नहीं हुआ है। तो जब जातीय जनगणना की बात होती है तो जातीय जनगणना केवल संख्या का डर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल ये दिखाने के लिए नहीं कि हम ज़्यादा हैं या तुम ज़्यादा हो, ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना क्या किसी मंजिल तक पहुंच रही है? आपका डिमांड क्या है? क्या आप कह पा रहे हैं उस हिम्मत के साथ कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दीजिए संख्या के हिसाब से, क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। वर्कफोर्स में दलितों का रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मणों के मुकाबले कम है। तो आप उसके लिए लड़िए ना। तो जातीय जनगणना ऐसा मामला है राघव, मुझे लगता है जो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की ना, वो राशन वाशन का भी खूब प्रभाव रहा है, फ्री राशन का, उस सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ जातीय जनगणना बहुत बड़ा टूल है, लेकिन उसको बहुत स्ट्रांगली लेना पड़ेगा और उसके साथ बहुत स्ट्रांगली चलना पड़ेगा, और वो किए बिना आप नहीं हार सकते। दूसरी बात, हरा सकते हैं बीजेपी को। दूसरी बात, कम्युनल पॉलिटिक्स, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नाभि में बसा हुआ अमृत है, उसके बिना तो आप हरा ही नहीं सकते हैं। तो एक बात आप तय कर ली, आपको समझ लेना होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए आप भारतीय जनता पार्टी को डिफीट नहीं कर सकते हैं। बस शोरूम जो है अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं रिटेलर से जाके माल नहीं खरीदूंगा, सिंपल सी बात है। तो जो लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, आप उनको बाहर निकालिए, आप त्वरित निर्णय लीजिए। डिसीजन मेकिंग में आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके की देरी ना करिए। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसी क्लैरिटी ऑफ थॉट मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार के बयान के बाद दिया था, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस ज़्यादा रफ्तार से और ठीक पटरी पर चल पाएगी। तो आपको हमारी बहस कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, या फिर संयोजक कौन होना चाहिए, या फिर वो क्या मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और उनकी मजबूत राजनीति में थोड़ी सी खलल डाल सकते हैं? ये सारी अपडेट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।